एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं फिर एक बार अपने रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम करती हूँ। और आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, उन्हें प्यार देते रहिए। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और शेयर किया। आपके ऐसे ही प्यार से हम बहुत जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आएंगे। और लाइव क्लासेस देखने के लिए बस हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थॉट से मोटिवेट करके स्टार्ट करना चाहूँगी। वो कुछ ऐसा है कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी हो, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो और आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए, तो उसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ बहुत गलत भी होता है, बहुत बार हम कुछ नहीं करते हैं, हम अच्छा ही करते हैं किसी के साथ, बट हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, तो हमें बहुत डिमोटिवेट होते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों। आखिर कभी कभी हमारे मन में ऐसा भी ख्याल आता है कि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। बट फिर हम ये भी सोचते हैं कि शायद जो बुरा करते हैं उनके साथ ही अच्छा होता है, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा हो रहा होता है और मैं इस बात में बिलीव करती हूँ। और लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम किस अपने मोमेंट को ख़राब कर रहे हैं, अपने किन सेकंड्स को ख़राब करें। क्योंकि आपको पता है कि एक सेकंड से आपकी ट्रेन भी छूटती है, एक सेकंड से किसी की जान भी जाती है, एक सेकंड से आपकी सांसें बंद हो सकती है। भगवान न करे कभी ऐसा हो, बट कोरोना काल में बहुत कुछ ऐसा हुआ इस साल में जो कि नहीं होना चाहिए था। और बहुत किसी ने अपने खो दिए, किसी के सपने खो गए। मैं आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी कि बस जो हो, जो बुरा होता है हमें वो नहीं सोच के आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं और हम आगे अच्छा क्या कर सकते हैं। क्योंकि पास्ट कैन नेवर बी चेंज एंड फ्यूचर वी कैन नॉट मेक, सो बेटर टू लिव इन प्रेजेंट। ओके, बहुत हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। जैसा कि हम लोग ने लास्ट अपनी क्लास में पढ़ा था कि हमारा आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ रहे थे, और आदि ऐतिहासिक काल में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था। और सिंधु घाटी सभ्यता को जब हमने पढ़ा तो हमने आपको ये बताया कि 1750 से 1500 के बीच में सिंधु घाटी का पतन होने लगा। आप माफ करिएगा, एक पॉइंट मुझसे रह गया था, वो जो पतन हुआ था, उस पतन के जो कारण था, जो रीजन था, वो क्या था? वो था बाढ़। और बाढ़ किन नदियों की से आई थी? पंचनद। पंचनद, इसका मतलब आपको पता है, पंचनद का मीन्स होता है 5 नदियां। पंचनद का मतलब होता है 5 नदियां। तो इन पंचनद से ही हमारे जो है सिंधु घाटी का पतन हुआ, बाढ़ आने से। आप देखते हैं कि बाढ़ आती है कभी कभी तो पूरे के पूरे शहर साफ हो जाते हैं, पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है। बस वैसे ही कुछ हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँ कि अगर आपको लगता है कि ये मैटर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एग्जाम्स देंगे अपने, आपको फिर समझ में आएगा कि ये कंटेंट आपके लिए कैसा है। अभी मैं आपके लिए मैं फिर से बता रही हूँ मास्टर वीडियो, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं। मैं फर्स्ट आपका एनटीपीसी एग्जाम्स भी, तो ये आपके लिए एक मास्टर वीडियो की तरह फिर आपकी मैं डिटेल्ड क्लासेस में चलाऊंगी। और डिटेल्ड क्लासेस के साथ आप करंट अफेयर्स भी अपने देखते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि आपका जो भी प्रेजेंट चल रहा है वो कल जाके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आज के बाद वैदिक सभ्यता को ना हम कंटिन्यू करते हैं। सिंधु घाटी के बाद हम जो वैदिक सभ्यता में आते हैं, तो वैदिक सभ्यता के बाद में हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं। वेदों में हम यहाँ पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में हमें क्या है, कैसे पता चलता है, क्या क्या डिटेल है, ऋग्वेद में क्या हुआ, किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ऋग्वेद में आपके वर्ण व्यवस्था का ज्ञान है, यानी कि आपके वर्ण व्यवस्था का ज्ञान बताया है कि वर्ण व्यवस्था यानी आपकी जो जाति है, ये किस तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, किस तरह से डिवीजन हुए हैं, किस तरह से इनको बांटा गया है। यहाँ बताया गया है कि ये पुरुषुक्त के 10वें मंडल में ये बताया गया है। पुरुषुक्त जो है वो उसका 10वां मंडल है, इसमें ये बताया गया है। और साथ में ही जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या बताया गया है? विराट पुरुष की संकल्पना। एक जो कहते हैं कि आपका विराट पुरुष है,
मीन्स कि एक जो आपका मैंने बताया कि एक लाइफ स्टाइल लोग वहाँ पे जीने लगे थे, शुरू हो गई थी। तो एक अच्छा मनुष्य, एक विराट मनुष्य, एक विराट पुरुष मीन्स कि एक जो अच्छा लाइफ स्टाइल जीता हो, हर चीज़ में अपने आप को बेहतर हो, उसकी संकल्पना की गई है कि उसका जीवन कैसे हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ वर्ण व्यवस्था का ज्ञान हुआ है, तो वर्ण व्यवस्था में आपको ये बताएंगे कि आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ये कहाँ से आए। तो आपको हम बताते हैं कि मुख से कहा जाता है कि जो ब्राह्मण, जैसा कि माना जाता है कि आदि पहले के समय से चला आ रहा है कि ब्राह्मण को सबसे उच्च माना गया है। तो यहाँ पे मुख से, क्योंकि कहते हैं कि मुख हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ से आपकी बोली, आपकी लैंग्वेज ही आपको इज्जत, शोहरत और आपको जगह दिलाती है। अगर आपकी बोली नहीं अच्छी है तो आपको कोई पसंद नहीं करता। तो जो मुख से ही ब्राह्मणों का जन्म हुआ है बताया जाता है, हाथ से, जो कि आपका कर्म है। इसीलिए कहते हैं कि क्षत्रिय जो है उनका जो है कहाँ से जन्म हुआ, हाथ से। जो शूद्र है उसका जन्म जंघा से हुआ, और जो वैश्य है उसका जन्म हुआ पेट से। ये मेरा कहना नहीं है, ये है आपके ऋग्वेद का। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था में ये बताया गया है, तो इसलिए ये मत समझिएगा कि ये मैं कह रही हूँ, ये बल्कि आपकी हिस्ट्री कहती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि वर्ण ऋग्वेद में और क्या क्या है। ऋग्वेद में आपके कई चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसा कि आपने पढ़ा। तो यहाँ पे इंद्र का उल्लेख 250 बार किया है। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसा बन के आ सकता है कि इंद्र का उल्लेख, क्योंकि आपका यूपीएससी और आपका जो यूपीपीसीएस है, ये कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन वन वर्ड नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में। आपको 3-4 स्टेटमेंट बता दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो उस तरह से आपको यहाँ सारी डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की जॉब इतनी आसानी से आपको नहीं मिलती। हाँ, बट अगर आपने चाह लिया है तो आपके लिए मुश्किल भी नहीं है। तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए ही हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। 250 बार जो है इंद्र का उल्लेख किया गया है, 200 बार अग्नि का उल्लेख किया गया है, और सबसे ज्यादा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सिंधु घाटी के बारे में, सिंधु घाटी के बारे में सबसे ज्यादा यहाँ पे उल्लेख किया गया है। मैं फिर से बता दूं कि इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया है, अग्नि का उल्लेख 200 बार किया है, और सबसे ज्यादा उल्लेख जो किया गया है वो है सिंधु नदी का। तो ये आपके लिए स्टेटमेंट के फॉर्म में बन के आ सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। और जो इसका तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री का उल्लेख किया गया है। इट मीन्स तीसरे मंडल में गायत्री का के बारे में बताया गया है। जो हम गायत्री परिवार या गायत्री मंत्र ये सब होते हैं, वो आपके ऋग्वेद से ही निकल के आया है गायत्री का उल्लेख। और इसकी रचना किसने की? रचना की है विश्वामित्र जी ने। जो इनकी रचना है वो विश्वामित्र जी ने की है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिख रही हूँ आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे अगर एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करते हैं। इसी तरह हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का वर्णन, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका वर्णन है कौशिकीय में, कौशिकीय में आपको ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का वर्णन मिलेगा। और जो एक शॉर्ट वन लाइन में अगर हम कहें तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है ईश्वर की प्रार्थना के स्रोत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ गायत्री के बारे में बताया गया, गायत्री का उल्लेख किया गया तीसरे मंडल में। ये पूजा पाठ से रिलेटेड है आपका। तो ईश्वर की प्रार्थना के जो स्रोत हैं वो है आपके ऋग्वेद में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये पॉइंट्स मैं इसलिए यहाँ आपके लिए लिखती हूँ क्योंकि अगर आप एग्जाम्स देने जाते हैं तो आप सिर्फ इन मेन पॉइंट्स को देख के अपना रिवीजन क्विक कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम पॉइंट में हमको इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक पूरे पेज को पलटें और पूरे स्टेटमेंट को पढ़ सकें, इसलिए हमें पास इन शॉर्ट का ही होना चाहिए मैटर। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ऋग्वैदिक समाज में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। राजतंत्रात्मक प्रणाली, यहाँ पे लोगों का एक तरह से राज हुआ करता था, उनके हिसाब से भी चलता था। राजतंत्रात्मक प्रणाली थी और राजा 2 प्रकार
प्रकार के होते थे। राजा का जो चयन होता था वो दो तरह से होता था। ये राजा, आप कह लीजिए राजा दो तरह से आते थे। एक होता था जो कि होते थे अंकुश, और दूसरा होता था निरंकुश। अंकुश कैसा होता था? अंकुश वो होता था जो कि लोगों द्वारा चयन किया जाता था, चयनित होता था। जब कोई हमारे द्वारा चुना जाता है तो हम उसके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं, उसके ऊपर हम थोड़े से फाउंडेशंस लगा सकते हैं। बट जो वंशानुगत होता था वो क्या होता था कि हायरार्की जो होती है कि एक उसका बेटा, वो उनका बेटा, उनका बेटा बना राजा, वो उनका बेटा बना। तो इनके ऊपर क्या है कि जब यहाँ पे वंशानुगत चल रहा है तो हम किसी के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते हैं, हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं हुआ। बट अगर हम किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारा होता है इंटरव्यू होता है, अगर हमारे कोई इंटरव्यू है, इट मीन्स वो हमको रिजेक्ट कर सकता है, हमें हटा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो होता था, अंकुश लगाने के लिए 3-4 संस्था थी। जो 3-4 संस्था थी वो सलाह देती थी अंकुश जो राजा होता था उनको, चयनित राजा के लिए, और वहाँ पे क्या करती थी, उनके ऊपर अंकुश लगाती थी। ये जो 3-4 संस्थाएं थी ये उनको सलाह देती थी कि हाँ आपको कार्य इस तरह करना है, इस तरह से वो उनके ऊपर एक फाउंडेशन लगाती थी। अब 3-4 जो संस्था थी वो क्या क्या थी? सभा, समिति, विदत और गण, ये 4 तरह की संस्था थी। और इस संस्था में जो सभा थी, सभा में कैसे लोग हुआ करते थे? सभा में बुजुर्ग लोग होते थे, सामंत होते थे और श्रेष्ठ होते थे। यानी कि जो एक्सपीरियंस लोग होते थे, जिनको एक्सपीरियंस होता था, जिनको नॉलेज होता था, जिनको अपनी लाइफ में बहुत सारा उन्होंने अनुभव किया है कि किस कार्य को कैसे करना चाहिए, ऐसे लोग सभा में होते थे। और ऐसे ही लोगों जो होते थे वो उनके राजा के ऊपर क्या करते थे? अंकुश लगाते थे, फाउंडेशन लगाते थे और उनको सलाह देते थे। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका ऋग्वैदिक समाज है, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का प्रयोग किया गया, शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए प्रयोग होते थे। ये भी बहुत आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आप इनको जो है अच्छे से लर्न करें। अघन्या शब्द, ये जो अघन्या शब्द है ये आपके गाय के लिए प्रयोग होता था। ये एग्जाम्स में आ चुका है कि अघन्या शब्द का प्रयोग किस जानवर के लिए होता है। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, फिर आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा। तो ये अघन्या शब्द आपके गाय के लिए होता था। उसके बाद नेक्स्ट है निष्क। जो निष्क शब्द है, ये निष्क होता था आभूषण के लिए। आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग होता था। और यहाँ पे ये शब्द बाद में मुद्रा के लिए प्रयोग होने लगा, बाद में मुद्रा बन गया। पहले ये आभूषण के लिए होता था, बट बाद में इसका जो है चेंज होके बाद में मुद्रा के लिए बन गया। इस तरह से जो कई सारे शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया है। और आगे हम इसके देखेंगे कि जो सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वैदिक के आर्य रहते थे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे सप्त सैंधव प्रदेश में। अब हम इसके आगे देखते हैं कि सप्त सैंधव जो प्रदेश था वहाँ पे ऋग्वैदिक के आर्य रहते थे। यहाँ पे ऋग्वैदिक के, अभी हम जैसे ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे, ऋग्वैदिक समाज के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो ऋग्वैदिक के आर्य रहते थे वो कहाँ रहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश में। अब हम आपको बताते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश क्या है। सप्त सैंधव प्रदेश वो है जहाँ पे 7 नदियाँ बहती हैं। वो 7 नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये 4 आपकी हैं, ये 7 आपकी हैं। ये क्या है? सप्त। सप्त माने ही होता है 7। 7 नदियां यहाँ पे थी, जो थी वो आपकी सप्त सैंधव की थी। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये नदियां जो थी ये ऋग्वैदिक जो काल के आर्य थे, ये सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। उसके बाद क्या था? सिंधु सभ्यता में नदियां। सिंधु सभ्यता में जो नदियां थी वो कौन कौन सी थी? अब यहाँ पे जो एक नाम हम आपका नया वाला बताएंगे और एक नाम उस समय जो था वो बताएंगे। सिंधु सभ्यता में जो नदियां थी, काबुल, काबुल का नाम था गुहा। काबुल का जो पहले नाम था वो था गुहा। उसके बाद आपका झेलम नदी। झेलम नदी जो थी, झेलम नदी का नाम था वितास्ता। सतलज, आज हम इसको सतलज जानते हैं, तो सतलज था सतोद्री, तब इसको हम कहते थे सतोद्री। जो क्रम नदी है इसका
रावी का नाम था परुष्णी। जो परुष्णी नदी है इसी का नाम आज है रावी। और जो परुष्णी नदी यानी रावी नदी के किनारे आपका दसराज युद्ध भी हुआ था। इस दसराज युद्ध में भरत राज के राजा सुदास विजयी हुए। जो रावी नदी के किनारे दसराज युद्ध हुआ था वो उसके जो विजेता थे वो थे राजा सुदास, जो थे भरतपुर के। अब इसके आगे हम देखते हैं कि 1500 बीसी से 1000 बीसी जो आपका है ये है आपका ऋग्वेदिक काल। 1500 बीसी से जो 1000 बीसी है ये आपका है ऋग्वेदिक काल। और इसमें क्या स्रोत है, कैसे हमें पता चला इनका? चित्रित दूषा मृदभांड से। मैंने आपको बताया था मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। जो मृदभांड होता है इसका मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। जो उस समय जो ऋग्वैदिक काल था 500 से 1000 बीसी का, उस समय थे चित्रित दूसर मृदभांड। उसके बाद जो आपका 1000 बीसी से 600 बीसी है, आपका जो 1000 बीसी से 600 बीसी है ये है आपका उत्तर वैदिक काल। हम वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो आप था ये आपका ऋग्वैदिक काल था। और 1000 बीसी से 600 बीसी जो आपका है वो उत्तर वैदिक काल है। अब उत्तर वैदिक काल में क्या है, इसमें भी आपके चित्रित दूसर मृदभांड ही मिलते हैं। ये इसका मतलब है कि चित्रित दूसर मृदभांड मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। और जो आपका सामवेद यजुर्वेद ये भी जो सोर्स ऑफ लिटरेचर है, इसमें आपका जो सामवेद है यजुर्वेद है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे लिखती हूँ। तो आप आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल में आपको और क्या क्या पता चलता है। तो हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में आपको सामवेद के बारे में भी पता चलेगा। यजुर्वेद भी आपका उत्तर वैदिक काल में ही आया। तो जो आपका सोर्स ऑफ लिटरेचर है, मेन सोर्स ऑफ लिटरेचर जो है वो आपका है उत्तर वैदिक काल। ये आपका है मेन सोर्स ऑफ लिटरेचर, मेन सोर्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है, ये आपका लिटरेचर का मेन जो है स्रोत है आपका। और हमें उत्तर वैदिक काल में क्या क्या मिलता है पता चलता है। ब्राह्मणों के बारे में पता चलता है, आर्यक के बारे में यहाँ से पता चलता है। उसके बाद उपनिषद, इनसे सबसे हमको उत्तर वैदिक काल के बारे में पता चलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में ही बहुत सारे यज्ञ भी हुए हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कभी आपको ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी जगह पे कौन सा किसको युद्ध क्या कहते थे। तो बहुत शासकों द्वारा यज्ञ किया गया, जिनमें कि जो दक्षिण के शासक थे जब ये आपका यज्ञ करते थे इनको हम कहते थे भोज। आपके उत्तर के जो शासक थे जब ये यज्ञ करते थे तो इनको कहते थे विराट। जो आपके पश्चिम के शासक जो थे वो यज्ञ करते थे उनको कहते थे स्वराट। जो पूर्व के शासक थे जब ये यज्ञ करते थे तो इनको कहते थे सम्राट। और जो दक्षिण पूर्व के जो यज्ञ करते थे उनको कहते हैं राजा। तो ये इनके जो शासक थे वो यज्ञ करने वाले, उनको क्या क्या नाम लिया जाता है? दक्षिण के भोज, उत्तर के विराट, पश्चिम के स्वराट और पूर्व के सम्राट। और जो दक्षिण पूर्व के थे वो राजा कहे जाते थे। और इसी तरह से इसको सबको कहा जाता था। अब इसके बाद है यज्ञों के संबंध में। अब हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी जगह पे कौन से यज्ञ कराए जाते हैं। बट अभी आपको इतना ही रखिए, क्योंकि अगर आपने इसके आगे जा दिया तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। वैसे क्योंकि हिस्ट्री बहुत आपको डीप में पढ़ना है, इसलिए आपको समझते हुए चलना है। आपको ये नहीं है कि आपने एक साथ पढ़ लिया फिर आपके माइंड से स्लिप, क्योंकि पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको 1 घंटे तक क्लास पे पढ़ा सकती हूँ, बट आपको मैं उतना ही पढ़ाऊंगी, उतना ही जितना आपके माइंड में रह जाए। अगर आपके लिए माइंड में एक पॉइंट भी है तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि ये कहा जाता है कि एक किताब को हमें 10 बार पढ़ना चाहिए, ना कि 10 किताब को हमें एक बार। तो अगर आपने 15 मिनट 20 मिनट की भी क्लास को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो ये आपको कभी भूलेगा नहीं, आपसे माइंड से कभी स्लिप नहीं होगा।
सो हम इसके बाद आगे वाली क्लास में आपको बताएंगे कि यज्ञ कौन सी जगह पे कौन सा यज्ञ होता था, जैसे कि है पुरुष मेध यज्ञ हो गया, आपका राजसु यज्ञ हो गया। इस तरह से आपके कई सारे यज्ञ हैं जो कि होते थे। और इसके बाद हम आपका चलेंगे ऐतिहासिक काल में, जो कि 600 BC से शुरू होके आज तक अब तक चलता आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपका आदि ऐतिहासिक भी खत्म हो जाएगा यज्ञों के संबंध में बता के, फिर हम आपका ऐतिहासिक काल का शुरू करेंगे और मेन आपकी हिस्ट्री शुरू होती है वहां से। सो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे क्लासेस को ऐसे देखते रहिए, हमें अपना प्यार देते रहिए और बस हमारे साथ हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम आपके पास जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस लेके आ सके। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।